हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण का पाठ 1 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ 1 का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। ये पाठ आप पहली कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज हम दोबारा इसमें आगे और क्या-क्या चीजें पढ़ने के लिए आपके लिए है इसमें, वो हम पढ़ते हैं। तो अपनी पुस्तक का पेज नंबर 72 निकालिए। भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या है? हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। आपको कुछ कहना है तो आपके मन के भाव मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक आप बोलेंगे नहीं या लिखेंगे नहीं। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। सबसे पहले जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो चित्रों की भाषा आई। पुराने समय में लोग जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए चित्रों का इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे अपने मन की बात को दूसरे तक बताने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज खत्म होती गई, फिर सांकेतिक भाषा आई। सांकेतिक भाषा में लोग संकेतों के द्वारा एक दूसरे से बातें करने लगे, लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया और भाषा का मौखिक रूप आया और फिर लिखित रूप आया। इसलिए विकसित होते होते भाषा के केवल कितने रूप रह गए? 2 मुख्य रूप है। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो बोलकर कही जाती है और लिखित भाषा जो लिखकर हम समझा सकते हैं। तो अपनी पुस्तक में यहाँ जो परिभाषा है उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट कर सकता है और उसका आदान प्रदान कर सकता है। अगला है मौखिक भाषा को। अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि के लिए यहाँ एक लाइन लिखी है कि मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यदि मैं जो बोल रही हूँ वो लिख सकती हूँ तो वो क्या कहलाएगा? जिस लिखने के ढंग को हम प्रयोग में लाएंगे वो लिपि कहा जाता है। लिपि का अर्थ होता है जो आपने बोला उसे क्या आप किसी निश्चित भाषा में लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने हिंदी की या इंग्लिश की जो भी किताब पढ़ना सीखी है, सबसे पहले आपने उसके लिए क्या सीखा था? याद है आपको? हाँ, वर्णमाला सीखी थी। सबसे पहले हमने वर्णमाला सीखी, फिर उसके बाद में मात्राएं सीखी, फिर कक्का किक्की, याद आया? 12 खड़ी सीखी। उसके बाद आपको किताब पढ़ना आई। वैसे ही अगर आपके पास हम उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं भाषा के जो शुरुआत की चीजें हैं उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा का ढंग, लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अब देखिए लास्ट लाइन में लिखा है कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। आजकल आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ व्हाट्सएप भी यूज कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना? तो उसमें आप हिंदी को भी इंग्लिश जैसा लिखते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? पता है आपको? हिंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश मिक्स। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर हिंदी में, आओ। क्या लिखा है? आओ। अगर मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, मोबाइल में हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो क्या मैं इसको इंग्लिश में लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ। AAO, आओ। हुआ? आसान हुआ? ये है कि हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। अब आइए पेज नंबर 73 पर। यहाँ पर भाषा के अलग अलग रूप लिखे हैं कि किस किस तरह की भाषाएं हैं। सबसे पहला है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा का मतलब होता है जब बच्चा अपने परिवार में बड़ा होता है और वहाँ के माहौल में जो भाषा वो सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिंधी है, पंजाबी है या गुजराती है, आपने अपने घर में अपने माता पिता से वही भाषा सीखी है, लेकिन आप स्कूल में आते हैं तो आपको हिंदी भी आ जाती है, फिर आपको इंग्लिश भी आ जाती है और अब तो आप संस्कृत भी पढ़ने लगे हैं, तो धीरे धीरे संस्कृत भाषा भी आने लगेगी। इन सभी भाषाओं में हम बात कर सकते हैं।
परंतु हमारी मातृभाषा ये सभी भाषाएं नहीं कही जाएंगी। हमारी मातृभाषा कौन सी कही जाएंगी? जो हम घर पर अपने परिवार के साथ बोलते हैं। उम्मीद है आपको मातृभाषा का मतलब समझ में आया होगा। अब अगला देखिए क्या लिखा है, राजभाषा। राजभाषा कौन सी है हमारे देश की? हिंदी है। हमारे देश की राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इस भाषा का प्रयोग हम सरकारी कामकाज के लिए करते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग जब सरकारी कामकाजों में होता है तो उसे हम राजभाषा का दर्जा दे चुके हैं। अगला है राष्ट्रभाषा। क्या मतलब होता है राष्ट्रभाषा का? पूरे राष्ट्र में बोली और समझी जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा जो कि पूरे भारत में, हम भारत के किसी भी प्रांत में चले जाएं, वहां कोई ना कोई हिंदी बोलता ही होगा, समझता ही होगा। तो हमारे राष्ट्र की भाषा, क्योंकि राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है, इसलिए हिंदी को सभी लोग हमारे राष्ट्र में आसानी से बोल और समझ सकते हैं। अगला है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा होती है जिसमें किसी भी दूसरी भाषा का समावेश न हो। शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा को हम मानक भाषा का दर्जा देते हैं। आजकल आप हिंदी में जितने भी पाठ पढ़ते हैं उनमें या तो कुछ शब्द उर्दू के होते हैं, कुछ शब्द अंग्रेजी के भी होते हैं। जैसे आपने पाठ पढ़ा हो और उसमें ऑफिस शब्द आया है, तो ऑफिस शब्द तो इंग्लिश का है जिसे हमने हिंदी में लिख दिया है, लेकिन वो मानक भाषा नहीं कही जाती है। जैसे मैंने एक आपको सेंटेंस बोली, अपने अपने पेन यूज कीजिए, तो ये क्या है? मिश्रित भाषा है, ये मानक भाषा नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसी को मानक भाषा में कहना है तो मैं क्या कहूंगी? अपनी अपनी कलम का प्रयोग कीजिए। इतनी हिंदी, इतनी शुद्ध हिंदी तो आप कोई भी नहीं बोलते हैं, इसलिए इसे मानक भाषा कहते हैं। शुद्ध भाषा, व्याकरण सम्मत भाषा, जो शब्द जिसके लिए निश्चित किया गया है उसी को बोलना, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। अगला देखिए 5th नंबर पर है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का क्या मतलब होता है? कि जिस भाषा के द्वारा हम अपनी बात किसी सामने वाले को आसानी से पहुंचा दें और सामने वाला अपनी बात हमको आसानी से पहुंचा सके। पूरे राष्ट्र में, भारत देश में हम हिंदी में एक दूसरे के साथ संपर्क आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी तो हिंदी जानता ही होगा, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्र की संपर्क भाषा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब आते हैं बोली पर। बोली क्या होती है? बोली भाषा ही होती होगी? नहीं, बोली और भाषा में एक छोटा सा अंतर है। बोली वो होती है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोग उसे बोलते और समझते हैं, हम इसे बोली कहते हैं। जहां पर लोग, जैसे हम कहाँ रहते हैं? हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में रहते हैं पता है आपको? मालवा प्रांत में रहते हैं। किस भाग में? मालवा प्रांत में। तो हमारे जो प्रदेश की बोली है, हमारे जो एरिया की बोली है, वो क्या कहलाएगी? मालवी। हमारे मालवा के क्षेत्र में मालवी भाषा बोली जाती है। तो ये हमारी बोली है, भाषा नहीं है और मातृभाषा भी नहीं है। ये क्या है? मालवा प्रदेश की बोली है। कुछ लोगों की मातृभाषा मालवी हो सकती है, जो अपने घर पर, मैंने आपको जैसे बताया कि बचपन में जो घर में बोलते हैं और बड़े होने के बाद भी परिवार के साथ जो जिस भाषा में संवाद करते हैं, बोलते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो बोली, मालवी बोली भी किसी की मातृभाषा हो सकती है। अब देखिए विश्व की भाषाएं। विश्व में कई भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी तो हम पढ़ते ही हैं, स्पेनिश है, जापानीज है, रूसी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो विश्व में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन हमें भारत की भाषाओं में, हम भारत की भाषा में बात करें तो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है और उसके साथ आजकल कई लोग कई भाषाएं सीखते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 74 पर। पेज नंबर 74, भारत की भाषाएं। हमारे भारत देश के संविधान ने हमें 22 ऐसी भाषाएं
मान्यता प्राप्त करके दी है, जिन्हें भाषा का दर्जा प्राप्त है। बाकी सब कहाँ आते हैं? बाकी सब बोलियों की गिनती में आते हैं, परंतु मान्यता प्राप्त भाषाएं जो संविधान में है वो 22 हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाता है। शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। सरल भाषा में हम कहें तो इसकी यह परिभाषा है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध और अशुद्ध होने का ज्ञान करवाता है। जैसे अगर कोई बाहर गया है, अगर लड़का गया है तो मैं क्या कहूंगी? एक लड़का बाहर गया। और उसकी जगह अगर लड़की है तो भी क्या मैं वही बोलूंगी? एक लड़की बाहर गया है, बोलूंगी क्या? नहीं बोलूंगी। अगर लड़की है तो मैं क्या बोलूंगी? एक लड़की बाहर गई है। यदि कोई गलत बोलता है तो आपको तुरंत समझ में आता है कि ये गलत बोल रहा है। तो वो समझ कैसे आता है? वो ज्ञान हमें व्याकरण ने दिया है, इसलिए हमें वो समझ आता है। अब यहाँ पर लिखा है व्याकरण के विभाग, मतलब व्याकरण के कितने पार्ट और हैं। व्याकरण का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? वर्ण। इसको याद करने के लिए आप सबसे आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या सीखा था? अनाराम सीखे थे। अ से लेकर आहा तक आपने वर्णमाला सीखी थी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इसमें? वर्ण विभाग में, व्याकरण विभाग में वर्ण सबसे पहला भाग है। फिर वर्ण से हमने क्या बनाना सीखा? अ से लेकर आहा तक आपने सीखा। उसके बाद आपने क्या सीखा? शब्द बनाना सीखा। दादा, मामा, याद आया? दादा, मामा, चाचा। फिर मात्राओं वाले शब्द सीखे। तो उसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पर? शब्द। बहुत आसान है। व्याकरण के विभाग में सबसे पहला वर्ण, दूसरा है शब्द। अब तीसरा, 3 भाग है इसके। वर्ण भी आ गए आपको, शब्द भी बनाना आ गया। तो उसके बाद आप शब्दों को मिलाकर क्या बनाते हैं? याद है आपको? वाक्य बनाते हैं। तो ये हो गया वाक्य। व्याकरण के 3 भाग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अपनी पुस्तक में देखिए, यहाँ पर लिखा है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आपको बहुत आसान तरीके से ये याद हो गया होगा कि भाषा सीखने के लिए हमने सबसे पहले क्या सीखा था? अनाराम सीखे थे, मतलब वर्ण सीखा। फिर उसके बाद क्या सीखा? वर्ण को जोड़कर शब्द बनाया। तो दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? शब्द हो गया। वर्ण वर्ण शब्द बने और शब्द शब्द क्या बने? एक पूरा वाक्य बना। तो हमने तीसरा पॉइंट इसका क्या लिख दिया? वाक्य लिख दिया। तो अब व्याकरण के आपको विभाग भी समझ में आ गए हैं। कितने विभाग हैं? 3 विभाग है। कौन कौन से हैं? सबसे छोटा वर्ण, उसके बाद शब्द और आखिरी में आया वाक्य। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये आपका पूरा हो गया। अब आपको यहाँ पर, अब हम जान गए जितने भी पॉइंट लिखे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक इसे दोहराइए और पढ़िए। हैव अ नाइस डे।